सुप्रभात विद्यार्थियों। आप लोग पढ़ रहे थे पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र में मैंने आपको बताया था कि इस अध्याय से आपके एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का जरूर आता है। तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना पहला अपना प्रश्न बन गया था। दूसरा अपना प्रश्न बनता है पारिस्थितिक तंत्र के, या इसको अपन शॉर्ट में पारितंत्र भी कह सकते हैं, इकोसिस्टम। तो अगला अपना टॉपिक है पारितंत्र के कार्य। तो 2 नंबर का अगर प्रश्न बनता है कि पारितंत्र के कार्य लिखिए, तो पारितंत्र के कार्य कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहला तो अपना हो गया पोषी स्तर, या इसको अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक अपना खाद्य श्रृंखला और दूसरा हो गया अपना खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, तो ये अपना पहला कार्य हो गया। दूसरा कार्य हो गया ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा प्रवाह। तीसरा कार्य हो गया जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। तो मेनली 3 कार्य है, लेकिन उसके अलावा और भी कार्य अपने इसके अंतर्गत सम्मिलित हैं। वो कौन से हैं? तो चौथा हो गया अपना पारिस्थितिक स्तूप। इसे हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो पोषी स्तर है, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, ये पारिस्थितिक स्तूप के ऊपर ही निर्भर है। 5वां हो गया अपना उत्पादकता, और 6ठा हो गया अपना अपघटन, और 7वां हो गया होमियोस्टेटिक। तो अगर 2 नंबर का प्रश्न आता है तो इतने कार्य अपने लिख देंगे और 2 नंबर का प्रश्न अपना कंप्लीट हो जाएगा। पारितंत्र के कार्य कौन कौन से? सबसे पहले पोषी स्तर, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। दूसरा अपना हो गया ऊर्जा प्रवाह। तीसरा हो गया जैव भू रासायनिक चक्र। चौथा हो गया पारिस्थितिक स्तूप। 5वां हो गया उत्पादकता। 6ठा हो गया अपघटन, और 7वां हो गया होमियोस्टेटिक। तो ये होमियोस्टेटिक जो है, ये मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले, ये 1 नंबर का प्रश्न बन सकता है। किसी भी पारितंत्र का साम्य अवस्था प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? होमियोस्टेटिक। जैसे आप लोगों ने एक उदाहरण देखा है अपने साथ में ही, कि जब हम तेज धूप से कमरे के अंदर या अपने घर में प्रवेश करते हैं तो एक बार के लिए हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और कुछ समय वहां स्थिर रहने के पश्चात क्या होता है, हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लग जाता है। तो इससे पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि जो पारितंत्र है या पारिस्थितिक तंत्र है, वो क्या है, पूरी पृथ्वी को हम एक पारिस्थितिक तंत्र मान सकते हैं। तो ये पूरी पृथ्वी अपने आप में क्या करती है, विभिन्न प्रकार की वातावरणीय परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित रखती है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना क्या कहलाता है? होमियोस्टेटिक। या जो अनुकूलन होते हैं, उन अनुकूलनों को ही हम क्या कह सकते हैं? होमियोस्टेटिक, ठीक है। उसके पश्चात हम सबसे पहले बात करेंगे आज पारिस्थितिक स्तूप की। पारिस्थितिक स्तूप और पोषी स्तर एक दूसरे से रिलेटेड है। पारिस्थितिक स्तूप के अंतर्गत क्या होता है कि जब हम विभिन्न पोषी स्तरों को, खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं, तो इसे हम पारिस्थितिक स्तूप कहते हैं। पारिस्थितिक स्तूप को इल्टोनियन पिरामिड भी कहा जाता है, या खाद्य पिरामिड भी इनको कहते हैं। इल्टोनियन नामक साइंटिस्ट ने इनकी खोज की थी, तो उनके नाम के आधार पर ही इन्हें हम इल्टोनियन पिरामिड कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जो अपन ने पारिस्थितिक तंत्र की संरचना देखी थी, तो पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अंतर्गत हमने देखा था जैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जैविक घटकों को हमने 2 भागों में विभाजित किया था, एक उत्पादक और दूसरा उपभोक्ता। तो उत्पादक पृथ्वी के ऊपर केवल मात्र हरे पौधे होते हैं, क्योंकि पादपों में ही यह क्षमता होती है कि वो क्या कर सकते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए हम उन्हें परिवर्तक भी कह सकते हैं। तो 1 नंबर का प्रश्न यह भी बनता है, अगर आपसे 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाए कि परिवर्तक किसे कहते हैं, या प्रकृति में परिवर्तक किसे कहते हैं, तो प्रकृति में परिवर्तक 2 प्रकार के हो जाते हैं। वैसे तो अपने
कौन कौन से? एक तो हरे पादप हो गए जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरित करते हैं। दूसरे जो अपने अपघटक होते हैं, अपघटक क्या करते हैं, उत्पादक और उपभोक्ता की मृत्यु होने के पश्चात उनसे अपना पोषण प्राप्त करके और जो खनिज लवण है उनको वापस मृदा में और जो गैसीय पदार्थ है उनको वातावरण में मुक्त करते हैं। तो वो भी एक प्रकार के क्या है, परिवर्तक हैं। लेकिन मुख्य रूप से हरे पादप जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं। तो उनके ऊपर क्या होता है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, पारिस्थितिक स्तूप। देखिए पहली बात तो कई नाम से ये प्रश्न बन सकता है, पारिस्थितिक स्तूप। दूसरा इन्हीं को हम क्या कहते हैं, खाद्य स्तूप। और तीसरा जिस वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी उनके नाम के आधार पर इल्टोनियन स्तूप। स्तूप की संज्ञा जो है वो ली गई है मिस्र के पिरामिड से। ठीक है, इनको इंग्लिश में इकोलॉजिकल पिरामिड, फूड पिरामिड, इल्टोनियन पिरामिड भी कहते हैं। तो पिरामिड इसलिए क्योंकि मिस्र के जो पिरामिड है उनके आकार की आकृति यहां बनती है। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, जो मैंने आपको बताया था पोषी स्तर। तो पोषी स्तर में क्या होता है कि जैसे सबसे पहले अपन बात करें पादप, पादप को कौन खाता है, पादप को खाते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे अपन एक खाद्य श्रृंखला का यहाँ उदाहरण ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हिरण, पादप को कौन खाता है, हिरण, और हिरण को कौन खाता है, शेर। अब देखिए एक दोनों की हम साथ साथ चर्चा करेंगे। पहला कार्य पारिस्थितिक स्तूप, खाद्य स्तूप या इल्टोनियन पिरामिड, और दूसरा हो गया अपना पोषी स्तर। ठीक है, तो पोषी स्तर के अंतर्गत क्या हो गया अपना कि ये एक पोषी स्तर है, ये दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा पोषी स्तर है। ठीक है, जब हम ऊर्जा प्राप्त या कोई भी सजीव ऊर्जा प्राप्त करता है तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है, इसीलिए इनको क्या कहा है, खाद्य स्तूप। तो भोजन की आवश्यकता के लिए हिरण जो कि क्या है, शाकाहारी है, हिरण क्या है, शाकाहारी है, ये शाकाहारी पादपों से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। तो प्रश्न 1 नंबर का जो बनता है वो ये है कि अपने को ये दिया जा सकता है कि 3 पोषी स्तरों वाली एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए, या 4 पोषी स्तरों वाली एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए, या 5 पोषी स्तरों वाली एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कीजिए। तो यहाँ हम अलग अलग खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण कर सकते हैं। पादप है, पादप को कौन खाता है, चूहा है, चूहे को कौन खाता है, सांप है, सांप को कौन खाता है, बाज। तो ये हो गई अपनी 4 पोषी स्तरों वाली। अब अपने को ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ध्यान अपने को ये रखना है कि ये जो अंतिम छोर पे जो उपभोक्ता आएगा, अंतिम छोर पे जो उपभोक्ता आता है उसे हम क्या कहते हैं, कल भी अपन ने चर्चा की थी, इसको अपन कहते हैं उच्च उपभोक्ता। यानी यहां अगर आपको 3 पोषी स्तर की श्रृंखला बनानी है तो आप अगर ये बना देते हो पादप, चूहा और सांप, तो ये श्रृंखला अपनी गलत हो जाती है, क्योंकि अंतिम छोर पे हमें उस उपभोक्ता को रखना है जिसको किसी अन्य जीव के द्वारा नहीं खाया जा सकता। तो 3 की श्रृंखला अपनी यही बनेगी, पादप, हिरण और शेर। यानी इसको अपन उच्च उपभोक्ता या तृतीय उपभोक्ता, मैंने आपको द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता में ये अंतर भी बताया था कि द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता दोनों मांसाहारी और सर्वाहारी हो सकते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि जो तृतीयक उपभोक्ता होगा या उच्च उपभोक्ता होगा उसको कोई अन्य जीव खाद्य श्रृंखला के अंदर खाने वाला नहीं होगा। ठीक है, तो पारिस्थितिक स्तूप से पहले थोड़ी सी चर्चा कर ले। पोषी स्तर, पोषी स्तर यानी एक जीव जो है वो दूसरे जीव से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो इसको अपन ने 2 भागों में विभाजित किया था, एक था अपना खाद्य श्रृंखला, फूड चेन, और दूसरा था खाद्य जाल, फूड वेब। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। अब देखिए दोनों के बारे में चर्चा ये है कि प्रकृति में वस्तुतः कोई भी खाद्य श्रृंखला नहीं पाई जाती है। हम खाद्य जाल को अलग अलग भागों में विभक्त करके, खाद्य जाल को अलग अलग भागों में विभक्त करके अपने अध्ययन की सुविधा के लिए टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, जिन्हें हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। और वैसे खाद्य श्रृंखला की अगर परिभाषा की बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, खाए हुए प्रकृति में खाए हुए खाए जाने वाले क्रम को हम क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। यानी एक जीव दूसरे जीव को खा रहा है, तो ये क्या हो गया अपना
खाद्य श्रृंखला। अगर खाद्य श्रृंखला की हम बात करें कि कितने प्रकार की होती है, तो खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की अपने पास होती है। पहली है आपकी खाद्य श्रृंखला 2 प्रकार की, कौन कौन सी? पहली है अपनी शाकवर्ती और दूसरी है अपर्दी। ठीक है, अब शाकवर्ती को भी अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन सी? परभक्षी और परजीवी। पहली है परभक्षी और दूसरी है परजीवी। तो शाकवर्ती का मतलब जो हरे पादपों से प्रारंभ होती है। शाकवर्ती खाद्य श्रृंखला की परिभाषा क्या होगी? वह खाद्य श्रृंखला जो हरे पादपों से प्रारंभ होती है। अब इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया, परभक्षी और परजीवी। तो परभक्षी का मतलब क्या है कि यह प्रारंभ तो दोनों किससे होगी? पादपों से ही होगी या हरे पादपों से। और परभक्षी जो है वो खाद्य श्रृंखला छोटे जीवों से होते हुए कहां जाती है? बड़े जीवों में जाती है। और अगर हम परजीवी की बात करें तो ये भी किससे प्रारंभ होगी? पादपों से ही प्रारंभ होगी और पादपों से प्रारंभ होकर बड़े जीवों से छोटे जीवों में जाती है। बड़े जीवों से छोटे जीवों में जाती है। अपर्दी जो मृत कार्बनिक पदार्थ यानी किसी भी जीव की मृत्यु होने के पश्चात जो खाद्य श्रृंखला प्रारंभ होती है उसे हम अपर्दी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब अपन बात करते हैं खाद्य जाल की। तो खाद्य जाल में मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर आपस में एक जाल का निर्माण करती है, क्योंकि पादपों को अपन जानते हैं कि हिरण नहीं खाता, पादपों को चूहा ही नहीं खाता, पादपों को गाय भी खाती है। ठीक है, हिरण भी खाता है, चूहा भी खाता है, ग्रास होपर भी खाता है। तो ये सारे के सारे खाद्य श्रृंखलाएं जो आपस में मिलकर एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है, तो उसे हम क्या कह देंगे? खाद्य जाल। शाकवर्ती पादपों से प्रारंभ होकर जीवों में जाती है। अपर्दी मृत कार्बनिक पदार्थों से प्रारंभ होकर और जीवों के अंतर्गत जाती है। अब अपन बात करते हैं पारिस्थितिक स्तूप की। तो यहाँ पारिस्थितिक स्तूप के अंतर्गत अपन 3 उदाहरण लेंगे। ठीक है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में अपन 3 उदाहरण लेंगे और उन उदाहरणों को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं, यानी उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को जब एक के ऊपर एक व्यवस्थित किया जाता है तो उन्हें हम पोषी स्तर भी कहते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं? एक जीव से दूसरा जीव जो है वो पोषण प्राप्त कर रहा है। तो यहां हम 3 उदाहरण लेते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला लेंगे हम एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र या एक पेड़ का पारितंत्र। दूसरा हम लेंगे कौन सा? स्थलीय पारितंत्र। और तीसरा हम लेंगे कौन सा? जलीय पारितंत्र। अब जो स्तूप बन रहे हैं वो स्तूप क्या है? किस आधार पे बन रहे हैं? एक जीव दूसरे जीव को खाता है, उस आधार पे स्तूप बन रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक पेड़ की अगर बात करें और पारिस्थितिक स्तूप को भी हम 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन से? पहला है अपना जैव संख्या के आधार पर, दूसरा कौन सा? अपना जैव भार के आधार पर, और तीसरा कौन सा? अपना प्रवाहित ऊर्जा के आधार पे। तो 3 प्रकार के अपने स्तूप बनते हैं। अब देखिए, पहला एक पेड़ का पारितंत्र। एक पेड़ का मतलब यहाँ उत्पादक क्या है? या संख्या की बात करें तो संख्या क्या है? अपने पास एक है, सिंगल। और उस एक पेड़ पर बहुत सारे पक्षी जीवित रह सकते हैं, बहुत सारे पक्षी उससे अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। और उस पेड़ के ऊपर जो पक्षी पाए जाते हैं उन प्रत्येक पक्षियों पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव अपना पोषण प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां हमें ध्यान में रखना है कि ये जो स्तूप प्राप्त होता है वो हमें इस प्रकार से उल्टा स्तूप प्राप्त होता है। तो 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पारिस्थितिक स्तूप उल्टा प्राप्त होता है? एक पेड़ का पारिस्थितिक स्तूप जो जैव संख्या के आधार पर बन रहा है वो हमें उल्टा प्राप्त होता है। अब अगर हम स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो स्थलीय पारितंत्र में क्या होता है? उत्पादक यानी हरे पेड़ पौधे बहुत अधिक संख्या में होते हैं और उनके ऊपर निर्भर रहने वाले शाकाहारियों की संख्या उनसे कम, और उनके ऊपर निर्भर रहने वाले मांसाहारियों की संख्या उनसे कम, और उनके ऊपर निर्भर रहने वाले सर्वाहारियों या तृतीयक उपभोक्ताओं। तो ये तो क्या हो गया? अपना प्राथमिक उपभोक्ता
उपभोक्ता, ये क्या हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, और ये क्या हो गया तृतीयक उपभोक्ता। तो तृतीयक उपभोक्ताओं की संख्या क्या होती है अपने पास, सबसे कम होती है उत्पादकों की तुलना में, प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं की तुलना में। तो इस प्रकार का पारितंत्र जो है संख्या के आधार पर जो स्थलीय पारितंत्र का पारिस्थितिक स्तूप बनता है वो हमें सीधा प्राप्त होता है, इसलिए इसको सीधा कहते हैं। अब जलीय पारितंत्र की भी बात करें तो जलीय पारितंत्र मैंने आपको उदाहरण बताए थे, लवणीय जल का हो सकता है, अलवणीय जल का हो सकता है, अलवणीय जल में वाहित हो सकता है, स्थिर जलीय हो सकता है। तो वहां पे भी उत्पादक कौन होंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ उत्पादक अपने पास कौन है, शैवाल और पादप पलवक। शैवाल और पादप पलवक क्या होते हैं, यहाँ उत्पादक होते हैं। उनके ऊपर छोटे मोटे क्रस्टेशियन वगैरह निर्भर रहते हैं, उनके ऊपर छोटी मछलियां, उसके ऊपर बड़ी मछली या व्हेल। तो इनकी भी संख्या क्या होगी, उत्तरोत्तर कम होती जाएगी। तो अगर जैव संख्या के आधार पर हम उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को ग्राफिकल निरूपण करें, इनका रिप्रेजेंटेशन करें ग्राफ के रूप में, तो हमें स्थलीय पारितंत्र का स्तूप सीधा प्राप्त होता है, जलीय पारितंत्र का स्तूप सीधा प्राप्त होता है, जबकि एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो हमें उल्टा प्राप्त होता है। अब हम बात करें जैव भार की, तो जैव भार में देखिए क्या होता है कि एक पेड़ है, जैसे मान लीजिए पीपल का पेड़ है, तो वो क्या है, या खेजड़ी का पेड़ है, किसी भी पादप का पेड़ हो, पेड़ की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, तो उसका भार क्या होगा, सर्वाधिक होगा, और उसके ऊपर निर्भर रहने वाले पक्षियों का भार उससे कम, और उन पक्षियों के ऊपर निर्भर रहने वाले जीवों का या सूक्ष्म जीवों का भार उनसे कम। तो ये एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र क्या हो जाएगा, अपने को सीधा प्राप्त हो जाएगा, कौन सा, जैव भार के आधार पे। उसके बाद में स्थलीय पारितंत्र की अगर हम बात करें तो स्थलीय पारितंत्र में भी क्या होगा कि जो उत्पादक है वो क्या है, पेड़ पौधे हैं या पादप है, तो उनका भार सबसे ज्यादा होगा, प्राथमिक उपभोक्ताओं का उनसे कम, द्वितीयक उपभोक्ताओं, क्योंकि उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर रूप में क्या होती जा रही है, उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर रूप में कम होती जा रही है, तो उनका भार भी क्या होता जाएगा, कम प्राप्त होता जाएगा। अब अगर हम बात करें जलीय पारितंत्र की, तो जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आप लोगों ने शैवाल को छूकर देखा होगा या हाथ में लेकर देखा होगा, उसका भार कितना होता है, बहुत कम। तो यहां क्या होगा, जैव भार के आधार पे जो उत्पादक है उनका भार कम, और क्रस्टेशियन वगैरह उनका भार क्या हो जाएगा, उनसे ज्यादा, छोटी मछलियों का भार उनसे ज्यादा। और ब्लू व्हेल की अगर अपन बात करें तो विश्व में सबसे भारी जंतु ब्लू व्हेल होती है, उसका भार जो है वो सबसे ज्यादा। तो जलीय पारितंत्र में जैव भार के आधार पे बनने वाला पारिस्थितिक स्तूप अपने को उल्टा प्राप्त होता है। प्रश्न आ जाता है, जैव भार के आधार पर कौन सा पारिस्थितिक स्तूप उल्टा प्राप्त होता है, जलीय पारितंत्र, ठीक है, चाहे वो लवणीय हो या अलवणीय हो, किसी में भी हो, उनमें उल्टा ही प्राप्त होगा। जैव भार के आधार पर जो पारिस्थितिक स्तूप बनाया जाएगा वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा प्राप्त होगा। एक पेड़ के पारितंत्र की बात करें संख्या के आधार पर, तो वो उल्टा प्राप्त होगा। अब तीसरा आ जाता है अपने प्रवाहित होने वाली ऊर्जा। इसको वैसे तो हम ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत पढ़ेंगे, लेकिन ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि कौन सा पारिस्थितिक स्तूप कभी भी उल्टा प्राप्त नहीं होता। तीनों उदाहरण लो, चाहे आप एक पेड़ के पारितंत्र का उदाहरण लो, स्थलीय पारितंत्र का उदाहरण लो या जलीय पारितंत्र का उदाहरण लो, उनमें क्या होगा, कभी भी कोई भी पारिस्थितिक स्तूप जो है वो उल्टा प्राप्त नहीं होता है। तो थोड़ा सा मैं आपको ऊर्जा प्रवाह बता देता हूं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो 90% ऊर्जा जो है उसका ह्रास हो जाता है, केवल 10% ऊर्जा का ही संचरण जो है अगले पोषी स्तर में हो पाता है। क्या होता है, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का प्रवाह होता है तो केवल 10% ऊर्जा का प्रवाह ही अगले पोषी स्तर में हो पाता है। 90% ऊर्जा का प्रवाह जो है अगले पोषी स्तर में नहीं हो पाता है। यह ऊर्जा विभिन्न माध्यमों के रूप में, यह हम ऊर्जा प्रवाह के अंतर्गत पढ़ेंगे, विभिन्न माध्यमों के रूप में इनका खर्च हो जाती है यह ऊर्जा, तो अगले पोषी स्तर तक नहीं पहुंच पाती। तो अगर हम बात करें एक पेड़ की, तो पेड़ से पोषण कौन प्राप्त कर रहा है, पेड़ से पोषण प्राप्त कर रहे हैं पक्षी, तो ये उनका ग्राफ जो है छोटा हो जाएगा, और पक्षियों से जो सूक्ष्म जीव ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उनका ग्राफ और छोटा हो जाएगा। इसी प्रकार स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, पादपों की या उत्पादकों की, उनके ऊपर निर्भर रहने वाले जीवों
में कितनी ऊर्जा जा रही है 10%। मान लीजिए यहाँ 100% है तो यहाँ कितनी आई 10%, यहाँ कितनी आई इसका 10% 1, और यहाँ कितनी आई 0.1। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हो कि जो उच्च उपभोक्ता है खाद्य जाल की जब हम बात करते हैं तो उसके अंतर्गत उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, शेर को खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो कहीं से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकता है। तो उसको जो एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होगा वो केवल 10% ही होगा, तो 1 का 10% अपने पास आ जाता है 0.1। और इसी प्रकार जलीय पारितंत्र में भी जो भी जीव है जो पोषी स्तर के ऊपर एक व्यवस्थित है, वो अपने से नीचे वाले पोषी स्तर से क्या करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं, और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का ही प्रवाह होता है। इसलिए ऊर्जा प्रवाह के आधार पर बनने वाले पारिस्थितिक स्तूप जो है वो हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं, कभी भी उल्टे प्राप्त नहीं होंगे। तो ये आज अपन ने पारिस्थितिक तंत्र के 2 कार्य पढ़ लिए। पहला है पारिस्थितिक स्तूप या खाद्य स्तूप, जिनको इल्टोनियन स्तूप भी कहते हैं क्योंकि इल्टोनियन ने इसकी खोज की थी। और पारिस्थितिक स्तूप किसे कहते हैं कि प्रकृति में उत्पादक एवं उपभोक्ताओं को जब हम एक के ऊपर एक व्यवस्थित करते हैं तो इन्हें हम पारिस्थितिक स्तूप या इल्टोनियन पिरामिड या खाद्य स्तूप कहते हैं। खाद्य स्तूप 3 प्रकार के होते हैं, एक जैव संख्या के आधार पर बनने वाले, दूसरे जैव भार के आधार पर बनने वाले, तीसरे प्रवाहित होने वाली ऊर्जा के आधार पे। तो एक पेड़ का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो जैव संख्या के आधार पर उल्टा प्राप्त होता है, और जलीय पारितंत्र में जैव भार के आधार पर बनने वाला पारिस्थितिक स्तूप जो है वो उल्टा प्राप्त होता है। ऊर्जा प्रवाह के आधार पर बनने वाले पारिस्थितिक स्तूप हमेशा सीधे प्राप्त होते हैं। दूसरा कार्य अपने पोषी स्तर को 2 भागों में विभाजित किया, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, प्रकृति में खाए व खाए जाने वाले प्रक्रम को खाद्य श्रृंखला कहते हैं, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलकर एक गुंथे हुए जाल का निर्माण करती है जिसे हम खाद्य जाल कहते हैं। तो ये 2 आज हमने पारिस्थितिक स्तूप के कार्यों की चर्चा की। बाकी कार्यों की चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।